यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ना जाने कैसा एहसास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम। हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ेंगे कोलॉइड। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारी मात्रा में लोग, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं, 16.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो जल्दी फटाफट से बता दीजिए क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, क्या मेरी आवाज आ रही है? नदीम, काजल, हर्ष, यश प्रताप, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुशी का दिन है आज आपके लिए कि आज हमारी क्लास है। डॉक्टर साहब, अमरजीत, तनीषा, आयुष, हिमानी, सारिका, महक, साहिल, रोहित, अभय, अर्पिता, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज हमारा है सेकंड लास्ट लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आज हम कोलॉइड पढ़ेंगे। पहली बात तो आप ये बता दो कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया सरफेस केमिस्ट्री का अच्छे से कि नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे हम कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में समझना जरूरी है। जल्दी फटाफट से बता दीजिए, स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी से। चलिए करिए, कह रहे हैं सर शुरू करिए। चलिए आइए जरा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे प्यूरिफिकेशन और प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहली बात, कोलॉइड क्या होता है? आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारा कोलॉइड देख रखा है। चाय पीते हो आप लोग? चाय कॉफी कुछ? क्यों भाई, चाय कॉफी कुछ लेते हो क्या? किससे बनती है चाय कॉफी? जल्दी फटाफट से बताओ, क्या क्या चीजें आप यूज करते हो चाय कॉफी बनाने में? जैसे आप मिल्क का यूज करते हो। मिल्क क्या है? मिल्क एक कोलॉइड है। मिल्क क्या है? मिल्क एक कोलॉइड है। कभी आपने कोहरा देखा है? कोहिरा, कोहिरा देखा? कोहिरा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोहरा क्या है? एक कोलॉइड है। कभी आपने डस्ट देखा? डस्ट, डस्ट क्या है? कोलॉइड है। शेविंग क्रीम क्या है? कोलॉइड है। तो आपने अपनी जिंदगी में चीज, जेली, ये सब खाए हैं कभी जीवन में? बिल्कुल सही बात है, कोलॉइड है। तो आपकी जिंदगी में इतना कोलॉइड है, इतना कोलॉइड है कि आपकी पूरी जिंदगी कोलॉइड है। क्यों नीटियंस? लक्ष्य नीट 2024 बैच क्या है? कोलॉइड है। चलिए भाई, तो कोलॉइड एक्चुअल में होता क्या है, इसका हमें क्लासिफिकेशन करना है। कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, है ना। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो कोलॉइड जो है वो एक्चुअल में क्या पता है? हेट्रोजीनियस सिस्टम है। जैसे आप लोगों ने बचपन में सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। बचपन में आपने सॉल्यूशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में एक होता था सॉल्यूट और एक होता था सॉल्वेंट। वैसे हम यहां पर कोलॉइड पढ़ेंगे। कोलॉइड होगा डिस्पर्स फेज्ड और डिस्पर्जन मीडियम से बना हुआ। सॉल्यूट को आप कंपेयर करा सकते हो डिस्पर्स फेज डीपी से, और सॉल्वेंट को कंपेयर करा सकते हो डिस्पर्जन मीडियम डीएम से, ठीक है। क्लियर है? तो एक्चुअल में कुछ वैसा ही है। तो कोलॉइड में पता क्या होता है? एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज डिस्पर्स रहता है। डिस्पर्स का मतलब क्या? फैल जाना। जैसे मान लो आपने रूम में डीओ छिड़क दिया, तो डीओ के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरमेंट में, है ना। तो एक्चुअल में कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जो मिलकर बना होता है डीपी और डीएम से, है ना। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे रोशन जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार है रोशन जी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। कोलॉइड को अगर हम डिवाइड करें
तो पहली बात कोलॉइड क्या होता है और फिर बाकी और जो आप पढ़ते हो उनसे किस तरीके से अलग है इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो आइए जरा, कोलॉइड क्या है? हेट्रोजीनियस सिस्टम है इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस। मतलब किसी एक सब्सटेंस में डिस्पर्स हो जाता है कोई दूसरा सब्सटेंस, जिसमें होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है और जो होता है वो डिस्पर्स फेज होता है। क्या बोला मैंने? जो होता है वो डिस्पर्स फेज है और जिसमें होता है वो डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं बाकी और सॉल्यूशन से कंपेयर कराऊं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब अभी तक जो आप पढ़ते थे वो ट्रू सॉल्यूशन होता था, हमें अब जो पढ़ना है वो कोलॉइड है और एक सस्पेंशन भी होता है, लेकिन ये फुल डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। आपने बचपन में ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रखा था। बचपन में आपने क्या पढ़ रखा था? ट्रू सॉल्यूशन। सर कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड में अगर मैं पार्टिकल साइज के बेसिस पर क्लासिफाई करूं तो हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो वो होता है ट्रू सॉल्यूशन, और 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज हो वो होता है कोलॉइड, और ग्रेटर देन 1000 हो वो होता है सस्पेंशन, सॉरी नैनोमीटर, वो होता है सस्पेंशन। इसका मतलब पार्टिकल साइज ही वो क्राइटेरिया है जिससे तुम अलग अलग कर पाते हो इनको। पार्टिकल साइज के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे पास बहुत छोटे 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 पार्टिकल हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन के हैं। अगर तुम्हारे पास पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में है, थोड़े बड़े साइज के कर दिए, तो वो क्या है? कोलॉइड की कैटेगरी है। और 1000 से ऊपर साइज का सस्पेंशन होता है। इसका मतलब यह है कि सर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, बारीक होगा, फाइन पार्टिकल होंगे, बहुत बारीक होगा तो ट्रू सॉल्यूशन में। और 1 से 1000 नैनोमीटर भी अच्छा खासा फाइन होता है। ठीक है, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, है ना, तो वो भी काफी फाइन होता है। लेकिन साइज के बेसिस पर क्राइटेरिया को डिफाइन करें तो 1 नैनोमीटर से कम वाले ट्रू सॉल्यूशन, 1 से 1000 नैनोमीटर के वाले कोलॉइड, और 1000 से ऊपर वाले सस्पेंशन। जैसे मान लो आपने सपोज गोल्ड है, तुम्हारे पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड के बहुत बारीक बारीक पार्टिकल कर दिए, इतने बारीक कर दिए तुमने पार्टिकल कि उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो उसको ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। अगर पार्टिकल तुमने थोड़े बड़े रखे, ठीक है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं किए, बड़े रखे, तो वो कोलॉइड की कैटेगरी में है, और 1000 के ऊपर रखे तो सस्पेंशन की कैटेगरी में। आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपके पास कोई चीज है, ठीक है, आपके पास सपोज मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, प्याज है, ठीक है, प्याज को जब तुम काटते हो, किससे? चाकू से। थोड़े बड़े साइज के काटते हैं, बहुत बारीक नहीं काट सकते, लेकिन वहीं तुम मिक्सी का यूज करते हो। याद करो कभी प्याज काटी है तुमने, प्याज काटते काटते तुम्हें याद भी आई है उसकी, याद करो, रोए भी थे तुम। तो बहुत बारीक पार्टिकल हो जाते हैं उसके। तो पार्टिकल के साइज पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, आप फटाक से लिख लो जल्दी से, फिर आगे चले। यहां कल क्या हो किसने जाना। कह रहे सर बहुत रोया था मैं, बहुत रोया था मैं। वाह वाह वाह। प्याज काट लो या अरिजीत सिंह के गाने सुन लो, बात बराबर ही है, जीवन में उतना ही इंपैक्ट करते हैं। क्यों? सही बोला ना, काय काय सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हम? चल हैं आगे, बोलो आगे चल हैं। चलिए भैया आगे बढ़िए। चलिए अब हम कोलॉइड के अंदर चलते हैं। हमें यह पता चल गया कि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब अगर हम क्लासिफाई करें तो 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, कि जो डीपी और डीएम है उनकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। कोलॉइड कैसे बनता है? डीपी को डीएम में मिलाते हो कोलॉइड बन जाता है। डीपी मतलब डिस्पर्स फेज और डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम।
डिस्पर्स फेज जस्ट लाइक सॉल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम जस्ट लाइक सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब तुम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हो तब जाके तुम्हें एक टाइप ऑफ कोलॉइड बनता है जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। जैसे मान लो डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, तो ये एक टाइप का कोलॉइड हो गया। डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, ये भी एक अलग टाइप का कोलॉइड हो गया। मतलब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हो। दूसरा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब डीपीडीएम से प्यार कर रहा है कि नफरत कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करती चीजें। भाई आपसे कोई प्यार कर रहा है या आपसे कोई नफरत कर रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कोलॉइड कि डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम को पसंद करता है कि नहीं। देखो चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट है आज इनके है। डीपीडीएम को पसंद करता है कि नहीं या नापसंद करता है, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको सब पसंद करें या जरूरी नहीं कि आपको सब नापसंद करें, है ना। अगला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी एंड डीएम, मतलब इनका साइज जो 1 से 1000 था ना, उसमें भी किस रेंज में है। आपने बोला कि कोलॉइड 1 से 1000 के बीच में होता है, तो 1 से 1000 मतलब क्या 20, 40, 50 नैनोमीटर के आसपास, या 200, 250 नैनोमीटर के आसपास, या 800, 900 नैनोमीटर के आसपास। भाई 1 से 1000 बड़ी रेंज है ना, तो 1 के आसपास घूम रहा है, बीच में घूम रहा है, या आगे 1000 के आसपास है ना। ठीक है, तो अब हम एक एक करके क्लासिफाई करेंगे। पहले बेटे इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। एक एक करके तीनों हमें स्टडी करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। अंकित जी का जन्मदिन है, सभी लोग जरा अंकित जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दें। अंकित जी आपका जन्मदिन है आज, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। चलिए आगे चलते हैं। डन। अरे रे अरे रे, ये एक एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है और 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 ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है एनसीईआरटी की। टेबल में क्या लिखा है आइए जरा ध्यान से देखिए। टोटल कितने टाइप के कोलॉइड हैं, नंबरिंग करें जरा, टेबल भी बना लें आप साथ ही साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप के कोलॉइड हैं ये। कौन कौन से देखें जरा। जब आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है, तब उस कोलॉइड का नाम होता है सॉलिड सॉल। ये नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम होता है, सॉलिड सॉल। कोलॉइड का नाम रखा गया है सॉलिड सॉल, सॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला है अगर आपका डीपी सॉलिड है और डीएम लिक्विड है तो इसको बोलते हैं सिर्फ सॉल। डीपी सॉलिड है और डीएम लिक्विड है तो इसको बोलते हैं सिर्फ सॉल। और सॉल जो है आपके इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आगे मैं कई जगह लिखूंगा सॉल। सॉल मतलब वो एक कोलॉइड है, और वो कैसा वाला है, ये वाला। डीपी सॉलिड होगा और डीएम लिक्विड होगा। अगला देखें, अगर डीपी सॉलिड है डीएम गैस है तो इसको बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल, एरो 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 देखो एरो आ रहा है, एरो कहां से आया, एयर। एरो मतलब एयर, एरोसॉल मतलब एयर जैसा आ रहा है कुछ, एयर एयर मतलब गैस गैस, है ना। तो डीएम जब गैस है तो उसको एरोसॉल बोलते हैं। अगर डीपी तुम्हारा लिक्विड है और डीएम है सॉलिड तो इसका नाम है जेल। क्या बोलते हैं इसको, जेल नाम रखे गए हैं, है ना। अगर डीपी लिक्विड है और डीएम भी लिक्विड है तो नाम है इसका इमल्सन। क्या बोलते हैं इसको, इमल्सन, नाम सुना होगा आपने, जी हां। अगर ये लिक्विड है डीपी और डीएम तुम्हारा गैस है, देखो अगेन गैस आ गया, मतलब अगेन एरोसॉल। अगेन क्या है, एरोसॉल। देखो जरा ध्यान से देखो, जब तुम्हारा डीएम गैस होता है तो उसका नाम एरोसॉल होता है। गैस से याद रखो, गैस मतलब एयर, एरो वहीं से आया है ना। यहां देखो जरा, यहां भी एयर। सर इन दोनों में क्या अंतर है, ये एरोसॉल और ये एरोसॉल में देखो, इस वाले एरोसॉल में डीपी सॉलिड है और इस वाले एरोसॉल में डीपी लिक्विड है।
लिक्विड आ गया मतलब ठंडक, मतलब ठंडी वाली एरोसॉल है, ठंडी वाली। देखो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, याद नहीं है तुम्हें? मॉर्टिन, बेगॉन, ठंडी ठंडी स्प्रे। तो ये क्या हो गई, ये ठंडी वाली एरोसॉल, ये गर्म वाली एरोसॉल। अगला देखो जरा, अगर डीपी गैस है और डीएम सॉलिड है तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। देखिए जरा, तो सॉलिड सॉल दो जगह आती है, यहां भी आती है, यहां भी आती है। अगला, अगर तुम्हारा डीपी गैस है, क्या है, गैस है, और डीएम लिक्विड है तो इसका नाम होता है फोम। फोम, फोम, फोम मतलब फरत हो गया, ठीक, क्रीम हो गई, सोप लेदर हो गया। डीपी क्या है, डिस्पर्स फेज, और डीएम क्या, डिस्पर्जन मीडियम। अगर कभी तुम्हारा डीएम, अगर तुम्हारा डीएम पानी होता है तो इसको हाइड्रोसॉल बोलते हैं, हाइड्रोसॉल बोलते हैं। ये जो सॉल लिखा ना, इसके अंदर का बता रहा हूं, ये लिक्विड है तुम्हारा डीएम, अगर ये लिक्विड तुम्हारा पानी हो गया तो इसका नाम हाइड्रोसॉल हो जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अगर डीएम तुम्हारा एल्कोहल हो गया तो इसको बोलते हैं एल्कोहसॉल। ठीक है, हाइड्रोसॉल को एक्वासॉल भी बोलते हैं। तो अगर कभी डीएम तुम्हारा पानी है तो हाइड्रोसॉल, और अगर एल्कोहल है तो एल्कोहसॉल। ये ऐसे नाम है इसके, इस कैटेगरी में। और ये बड़ी अच्छी टेबल जुड़ी हुई है, यहां पर बनाई गई है, कैसे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, फिर गैस गैस। यहां सॉलिड लिक्विड गैस अल्टरनेट है, देखो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल भरा टास्क नहीं है। 3 सॉलिड लिखे, 3 लिक्विड लिखे, 2 गैस लिखी। यहां सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। अच्छा, गैस गैस क्यों नहीं लिखा बताओ? सर आपने 8 ही लिखे, हमारे कॉम्बिनेशन तो 9 बन रहे हैं। बेटा गैस का गैस में मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, जबकि कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। ध्यान रखिएगा, गैस गैस कभी भी कोलॉइड नहीं होते। गैस गैस क्या होती है, होमोजीनियस, और होमोजीनियस कोलॉइड नहीं कहलाते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जांपल आपको 1-2 बार लिख के देखने पड़ेंगे, लिख के ही याद होंगे। जैसे कुछ तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जैसे एरोसॉल है, गर्म वाली एरोसॉल है तो स्मोक डस्ट हो गया। ठीक है, स्मोक डस्ट और स्ट्रॉम भी होता है, इसमें और ऐड करना चाहो तो। ठीक, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, बहुत तेज आंधी आती है, स्ट्रॉम। चीज, जेली, बटर, ये जेल में आते हैं, जेल से ध्यान रख सकते हो, जेली, जेली जैसा बटर हो गया, चीज हो गया। ठीक, इमल्सन में हो गया, मिल्क हो गया, हेयर ऑयल हो गया। ठीक, हेयर क्रीम हो गई। ये ठंडी वाली एरोसॉल है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। ये एक बार आपको लिख के ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये गर्म वाली एरोसॉल है, गर्मी लगती, गर्मी में आता है ये सब, स्ट्रॉम, डस्ट वगैरह। याद है गर्मी वाले दिन, याद करो गर्मी वाले दिन, गर्म लगता है जब बहुत तेज आंधी आती है, धुंध ठंड में आती है, आंधी गर्मी में आती है। थोड़ा थोड़ा तो ऐसे याद कर लोगे ना, बाकी एक बार लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ये आगे पीछे हो गए क्या? चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बढ़िया से टेबल बनाओ, इंपॉर्टेंट है। कह रहे सर अभी भी आंधी आ रही है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। फटाफट से बना लीजिए, टेबल बना लो, इंपॉर्टेंट है। कह रहे अभी आई थी सर आंधी। अच्छा, ये प्यूमाइस स्टोन जानते हो? पत्थर होता है एक प्रकार का, पत्थर होता है। याद करो, कभी बाथरूम में आपने देखा होगा ये पत्थर, हल्के हल्के दाने दाने टाइप के होते हैं इसमें।
लिख लो तो बता देना, अच्छे से बना लो। जेमस्टोन नहीं जानते? चमकने वाले वो होते हैं, कांच के टुकड़े टाइप से दिखते हैं, जो अलग अलग कलर के चमकते हैं, येलो, ग्रीन, रेड। बन जाए तो बता देना। सभी लोग जब तक डन नहीं लिखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बेटे जेमस्टोन नहीं जानते तुम? क्या बात कर रहे हो? चमकीले चमकीले कांच के पत्थर टाइप से होते हैं, कई लोगों के हाथ में भी देखा होगा आपने, पहनते हैं ना, नग नग टाइप से पहनते हैं अंगूठी में। चला जाए फिर आगे, जल्दी बताएं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का डन? पक्का डन? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। चलें आगे। फोम रबर मतलब जो फोम आपने देखा है ना, वही, उसी को बोलते हैं। याद करो, फोम को कभी पानी में डाला करते थे और उसको निचोड़ते थे तो पानी बाहर निकल आता था। चलें, चलिए। तो ये देखो, ये वाली चीज तो आपने ये वाली तो लगातार लिख ली, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस। ये अल्टरनेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड गैस। का गैस में होमोजीनियस होता है, इसीलिए हम उसको कोलॉइड नहीं बोलते। सर फ्रत क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है फ्रत क्या होता है? फ्रत मतलब एक तरीके से, आपने कभी लस्सी बनाई है? लस्सी, लस्सी पी है कभी आपने? लस्सी पी है कभी? और कभी अगर घर में फर्क नहीं हो तो गर्मियों में जो माता जी बोलती थी बेटा फेंट देना लस्सी, तो ऊपर की तरफ कुछ हल्का फुल्का झाग टाइप से निकलता था, वो है अपना फ्रत। ठीक है, चलिए ये आपने याद कर लिया, ये आपने याद कर लिया। ये कैसे याद करोगे? सॉलिड सॉल, सॉल एरोसॉल, इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, सोनाक्षी सिन्हा आगे आकर शर्माते हुए फिसल गई। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो ये वाली चीज आपको ऐसे याद हो जाएगी। उधर तो अपन ने डीपी में लगातार 3 सॉलिड फिर 3 लिक्विड 2 गैस ऐसे लिखा है, और डीएम में अल्टरनेट सॉलिड लिक्विड गैस लिखा है। एग्जांपल्स 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको टेबल याद हो जाएगी। देखो लोगों ने अपने हिसाब से नाम बदल लिया भाई किसी दिन डांट खा जाओगे मैडम से तुम, देखना। चलें आगे बढ़े। हाँ हाँ समझ गया मैं। चलिए, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी बताओ, ईमानदारी से बताना, जल्दी से। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलें, चलें 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 चलें। जी सर आगे चलते हैं, अब जरा खतरे से खाली नहीं है इस पेज पर रुकना। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पर क्या खेल चलता है देखें। लायोफिलिक का मतलब क्या है बताओ जरा, किसी को पता हो तो जरा मेरे को सूचित करना। लायोफिलिक का मतलब क्या और लायोफोबिक का मतलब क्या है? देखो लायो का मतलब होता है लायो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या लायो? लायो मतलब सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को हम यहां क्या बोल रहे हैं? डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। फिलिक का मतलब होता है प्यार, मतलब डीएन से प्यार है, और
लायो मतलब डीएम, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्जन मीडियम, और फोबिक मतलब नफरत है। तो डीएम से प्यार वाले अलग हैं, सॉल्वेंट लविंग लायोफिलिक है, और सॉल्वेंट हेटिंग लायोफोबिक है। और सॉल्वेंट यहां पर क्या है आपका, डीएम डिस्पर्जन मीडियम। अगर सॉल्वेंट तुम्हारा पानी है या डीएम तुम्हारा पानी है तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नाम रख देते हो तुम इसका, ठीक है। आइए जरा क्या कह रहे हैं इसमें, दीज सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम। इसका मतलब क्या है सर, सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं, और बनने भी चाहिए, क्यों, प्यार है भाई दोनों में। भाई डीपी है डीएम है, तुमने डीपी को डीएम से मिलवा दिया, इसके आगे वो खुद कहानी समझ लेंगे। तुमने डीपी को डीएम से मिलवा दिया, खत्म, वो अपनी कहानी खुद समझ लेंगे। क्यों, डीपी को डीएम से प्यार है और डीएम को डीपी से प्यार है। अब आगे तुम्हारी जरूरत कहां है भाई तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तुम्हारी जरूरत है क्या उनको फिर। तो इसीलिए डीपी के पार्टिकल को डीएम के पार्टिकल पसंद करते हैं, डीएम के पार्टिकल को डीपी के पसंद करते हैं, बढ़िया मस्त बन जाते हैं ये, ठीक है। और ये रिवर्सिबल भी है, मतलब इनमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि ये अलग भी हो जाते हैं साथ भी आ जाते हैं। इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है, क्योंकि डीपी को पता है कि डीएम तुम मुझसे थोड़ा दूर भी जाओगे तब भी तुम मुझसे ही प्यार करोगे, और डीएम को पता है कि डीपी तुम कहीं भी जाओगी मुझसे प्यार करोगी। इसका मतलब क्या है कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, साथ में आ सकते हैं। अगला, ये सटेबल हैं, क्यों, क्योंकि पसंद करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को पसंद करते हैं तो स्टेबल है, ठीक है। एक दूसरे को पसंद करते हैं ये, हाँ डॉक्टर अमर वेरी गुड, सही कह रहे हो। तो ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए ये स्टेबल भी होते हैं। आगे चलते हैं, विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन डीएम। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस है। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, एक तरीके से गाढ़ापन, जिसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। तो विस्कोसिटी ज्यादा होती है किससे, डिस्पर्जन मीडियम से, क्योंकि डीपी और डीएम में इंटरेक्शन अच्छा होता है। पहले डीएम क्या था, अकेला था, अब उसकी जिंदगी में डीपी आई, और जब डीपी जिंदगी में आई तो बॉन्ड बन गया, तो अब आसानी से डीएम इधर उधर मूव नहीं कर पाया। क्यों, तुम मेरे हो, तुम वहां कहां जा रहे हो। मतलब विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, और बढ़ती भी है बात तो एकदम सही कह रहे हैं, चाहे साइंस हो चाहे आम जिंदगी हो, पैरेलल चलती है ये। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब साइंस से कनेक्टेड है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज लेसर देन डीएम, बिल्कुल सही बात है। सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, सरफेस पर है और बल्क में है। अगर बल्क में कोई पार्टिकल है तो हर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सरफेस पर पार्टिकल है तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है, दूसरे पार्टिकल उसको खींचते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, जब इनका इंटरेक्शन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। इंटरेक्शन बढ़िया है, डीपी को डीएम से और डीएम को डीपी से प्यार है, इंटरेक्शन तो होगा ही ना, और इंटरेक्शन अगर अच्छा है तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। अगला देखो, एग्जाम्पल क्या है इसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, जिलेटिन गम, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं यहां पर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो काफी लविंग होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हायर मॉलिक्यूलर मास के कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ये सब सॉल्वेंट लविंग होते हैं। ठीक है, इधर इसका अपोजिट है, देखो ये आसानी से नहीं बनते, प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड। क्यों, डीपी को डीएम से नफरत है तो किसी कॉमन फ्रेंड को तो आना पड़ेगा उन दोनों को मिलाने के लिए। कुछ तो ऐसा कमाल करना होगा कि भाई डीपी डीएम मिल जाओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग। डीपी कह रहा है कि डीएम अच्छा नहीं है, डीएम कह रहा है कि डीपी अच्छी नहीं है, तो कोई अलग तरीका होता है इसको बनाने का, और इसको हमें अलग से पढ़ना भी है, जिसको हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड में आज ही, लेकिन कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल हैं, एक बार बन गए तो बन गए,
इनकी जिंदगी ऐसी ही है, एक बार बन गए तो बन गए। आप इनको डीपी को डीएम से अलग नहीं कर सकते। क्यों? आप स्पेशल मेथड के थ्रू उनको बना रहे हो, उनका इंटरेक्शन स्पेशल मेथड के थ्रू करवा रहे हो। अपने आप तो कर नहीं रहे थे, लेकिन हो गया तो फिर हो गया, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है। अगला, अनस्टेबल होता है। क्यों? पसंद ही नहीं था, बीच में कोई आ गया हमारी बात करवा रहा है, पसंद ही नहीं है, फिर भी बने जा रहे हैं। विस्कोसिटी सेम एज दैट ऑफ डीएम। क्यों? डीएम का डीपी के साथ इंटरेक्शन अच्छा है ही नहीं, तो डीएम की जो विस्कोसिटी थी वही रहेगी। प्यार थोड़ी करता है ये डीएम से, बस वो तो किसी ने बोला था कि ठीक है बात करके देख लो, कर ली बात। डीएम और जो कोलॉइड बना ये देखो कौन लिख रहा है, कह रहे हैं पल्लवी कह रही है अरेंज मैरिज। बेटा सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, अरेंज मैरिज नहीं बोलते, सरफेस केमिस्ट्री। तो इनने कहा कि भाई तुम्हारे आने से भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया नहीं जीवन में, तो हमारी जो जिंदगी चल रही थी, हमारी जितनी विस्कोसिटी थी वही रह गई, तुम्हारे आने से कुछ बदला तो है नहीं। सरफेस टेंशन भी वही बात है। क्यों? डीपी का डीएम से इंटरेक्शन है ही नहीं अच्छा, वो तो आपने स्पेशल तरीके से बनवा दिया। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने से हमारी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, हम पहले भी तन्हा थे और आज भी तन्हा है। ये कौन कह रहा है? ये डीएम कह रहा है। ठीक है ना। डीपी मस्त है, अरे ये लायोफिलिक मस्त है, लायोफिलिक मस्त है। लायोफिलिक में बढ़िया जीवन एकदम सुखी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पता है तुम्हें? नहीं पता? लायोफोबिक में पसंद नहीं करते हैं, कोई बीच में आ रहा है पसंद करवाने के लिए, कर नहीं रहे, लेकिन कह रहे नहीं कर लो कर लो, एक बार देख आओ, हो सकता है पसंद आ जाए। और लायोफिलिक तो घर ही चले गए कि हमें ये पसंद है, वो कह रहे हमें ये पसंद है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो यहां क्या थे? ऑर्गेनिक थे, इसमें ऑर्गेनिक उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मेटल हो गया, मेटल सल्फाइड हो गया ये। ठीक है। तो ये क्या है? मेटल, मेटल सल्फाइड। ये यूजुअली डीएम को पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पसंद करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पसंद करने का कारण यह है कि इसमें कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो डीएम के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, जबकि यहां वो चीज मिसिंग है, यहां कुछ अलग से फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। ठीक है। चलिए फटाफट से टेबल बना लीजिए। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा समाप्त हुआ, नोट कर लीजिए। नंदिनी कह रही ट्रू लवर नेवर डाइज। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा। अगले साल नीट के पेपर के बाद बात करेंगे तुमसे, पढ़ाई कर लो पढ़ाई। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और खुशी का मौसम आए, ना जाने कैसा एहसास है। बेटा जिलेटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, हायर मॉलिक्यूलर मास का। मुझको सनम कुछ कुछ होता है। चले क्या? टेबल बन जाए तो बता देना मेरे को। ओ भैया, कौन है ये कह रहा छुट्टी दे दो? भाई अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अरे अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। डन 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 डन। चलूं? चलूं क्या? चलो क्या, आगे बढ़ो क्या? बोलो भाई। पक्का?
काय चले अभिनव जी, सौम्यजीत, आलोक, सरस्वती, रुचि, प्रेरणा, देवांश, शुभम, चले। पक्का? चलो जल्दी बोलो, फटाफट से। लिख लिया आपने पूरी टेबल ऐसे ऐसे बना ली? जल्दी बताओ। चला जाए सर। डन। कौन कह रहा नहीं? अरे इतना समय तुमको दिया गया है लिखने के लिए, तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो भाई? पक्का? कह रहे 2 मिनट दीजिए सर। अरे लिखिए ना भाई जल्दी से। चलिए हो गया बाबा। अरे इतना काफी है भाई समय। अगला और लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपीडीएम, मतलब साइज के बेसिस पर। 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके मल्टीमॉलिक्यूलर वाले, मतलब जिनका साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन होता 1 से 1000 के बीच में है। और एक होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर वाले, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। ये छोटे साइज वाले हैं, बड़े साइज वाले, लेकिन रेंज इनकी 1 से 1000 के बीच में ही होगी। किसी की रेंज, जैसे छोटे वाले हैं तो उनकी रेंज 20, 40, 50, 100 के आसपास घूम रही होगी। मैक्रो वालों की बड़ी रेंज होगी, बड़े पार्टिकल साइज होगा इनका 800, 850, 900 नैनोमीटर के आसपास, है ना। तो उस बेसिस पर क्लासिफाई करें तो क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑन डिसोल्यूशन, एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसी हैविंग साइज इन कोलोइडल रेंज। मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, लेकिन 20, 50, 100 के आसपास वाले हैं। तो यहां क्या होता है, मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे होते हैं, है ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक ऐसी स्पीसी को जन्म देते हैं जो कोलॉइड होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े होते हैं। देखो, मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन हो गया, पॉलीमर हो गए, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसीज हैविंग साइज इन कोलोइडल रेंज। मतलब ये थोड़े बड़े वाले हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इकट्ठे होते हैं, या बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो यहां स्मॉलर पार्टिकल, यहां लार्ज, बड़े पार्टिकल। ठीक है। लेकिन रेंज उनकी 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। कोई छोटे में मतलब 20, 40, 50, 100 नैनोमीटर के आसपास, बड़े वाले में 700, 800, 900, 950 नैनोमीटर के आसपास, है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें आपको मिल जाएंगे सल्फर हो गया, मेटल्स वगैरह हो गए, गोल्ड वगैरह हो गई इसमें, है ना। इसमें बड़े पार्टिकल यूजुअली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वाले, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड वगैरह, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीमर्स वगैरह, है ना। बड़े पार्टिकल होते हैं ये। ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। फिर एक थोड़ा अलग टाइप का होता है, ये है मल्टीमॉलिक्यूलर, ये मैक्रो। इनके अलावा भी एक अलग प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। बचपन में आपने साबुन पढ़ा था, सोप और उसका क्लींजिंग एक्शन पढ़ा था। आज वही हम सीखेंगे और मैं आपको आज सिखाऊंगा कपड़े कैसे धोने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, कपड़े धोना सबको आना चाहिए। पहले ये नोट कर लो, फिर सिखाते हैं। बेटा अमीनो एसिड से ना बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन को जन्म देते हैं। अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, है ना, सेल्यूलोज हो गया, जिलेटिन, गम, प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीमर्स, ये सब बड़े बड़े होते हैं। सर सुनिए ना, अरे सुनाइए ना। पूर्वी एकदम सही कह रही, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था सोप और उसका क्लींजिंग एक्शन। आज हम एक बार फिर पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कपड़े कैसे धोने, क्योंकि आप बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, हॉस्टल में जाओगे, कपड़े खुद ही धोने पर वहां कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी मिलेगी तुमको। कह रहे सर आपको आता है कपड़े धोने? बेटा हम अलग प्लैनेट से थोड़ी आए।
हम हम अल्फा सेंटोरी में थोड़ी रहते हैं, यही रहते हैं भाई। रेंज है 1 से 1000 नैनोमीटर। एक कह रहे सर 10वीं में तो डिलीटेड था ये, कोई बात नहीं, आज सीख लेते हैं। बचपन में तुमने जो गलतियां करी उसका जो है निवारण हम करेंगे। बचपन में जो तुमने गलतियां करी हैं उसका निवारण हम करेंगे। जी दीपाली जी, एकदम सही समझे हैं आप। कह रहे पढ़ाई के अलावा बस यही बाकी था। बेटा पढ़ाई देखो, जीवन में ना 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, आज मैं तुम्हें समझाता हूं। पहली शिक्षा होती है जो क्लासरूम में मिलती है, दूसरी शिक्षा जो बाहर वाले तुमको सिखाते हैं, जमाना जो तुमको सिखाता है। और क्लासरूम वाली से ना दूसरी वाली ज्यादा जल्दी सीखते हो। क्लासरूम वाले में तो बढ़िया मस्त सब चल रहा होता है, बड़ा मजा आता है तुमको। बाहर जब गिरते हो कोई उठाने वाला नहीं होता, खुद से उठते हो, वो अच्छी शिक्षा होती है ना। चलें आगे, अब आइए जरा इधर आइए, इधर इधर इधर। हाँ, एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं इनको, अलग प्रकार के हैं ये। पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड एक ऐसी प्रजाति है कि अगर अगर इनसे तुम अकेले में मिलोगे तब तो कहेंगे कि हम कोई और हैं, और जब इन जैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब कहेंगे नहीं अब तो हम कोई और हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड आपके वो मित्र हैं जब तुम अकेले अकेले में मिलते हो उनसे तब तो तुमसे अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे 2-4 लोग ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो कहते हैं बताते तुम रुको, फिर मजे लेना चालू करते हैं तुम्हारे, हैं। तो सेम वही है। एसोसिएटेड कोलॉइड क्या है देखो जरा। सम सब्सटेंसेज एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देख रहे हो बिहेवियर क्या है इनका। जब संख्या में कम होते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तब ये बड़े मस्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। बट एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, जब ये नंबर में बहुत हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब हम ट्रू सॉल्यूशन में नहीं आते, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आते, अब हम कोलॉइड हैं। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए ना, तो उनका साइज बढ़ गया ओवरऑल, और ओवरऑल साइज बढ़ गया यानी कि वो कोलॉइडल रेंज में आने लगे अब, है ना। द एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मिसेल बोलते हैं उसको। द मिसेल्स आर फॉर्म्ड अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग मिलकर ही कोलॉइड बनाए। 100 मॉलिक्यूल से ज्यादा, सोप के 100 मॉलिक्यूल से ज्यादा जब इकट्ठे होंगे तब वो कोलॉइड बनाएंगे। 100 मॉलिक्यूल से ज्यादा होंगे तब वो कोलॉइड बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये लाइनें लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे बनता है मिसेल। एक बार देखता हूं मिसेल का 3D मॉडल है क्या हमारे पास। 3D मॉडल, 3D मॉडल। हे मिसेल, तुम कहां हो? थे, तुम कहां चले गए? हाँ है ना, हाँ है ना, है ना, है ना, है ना, बोलो बोलो। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये कोलॉइड है एक, है ना, ठीक है। ये कोलॉइड है एक, देख लो कितने सारे मॉलिक्यूल हैं, देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ये मिलकर एक मिसेल बना रहे हैं, इसको मिसेल बोलते हैं। दिख रहा है, ठीक। तो एक काम करो, पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको भेज देता हूं, आप देखना, मैं भी दिखाता हूं अभी, है ना। भेज दिया मैंने आपको, रिफ्रेश कर लेना। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मिसेल बनाते हैं अपन।
सेंड कर चुका हूं। इसको लिख लो तो बता देना। वीडियो कॉल का कह रहे हो क्या? वीडियो कॉल करें क्या? लास्ट में करेंगे क्लास के। एक मिनट रुको, मैं पूछ लेता हूं। रिफ्रेश कर लो, आ जाएगा। हेलो, अरे राजा जी, मैं ये कह रहा हूँ नमस्कार नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्य नीट 2024 की क्लास चल रही है, इसमें वीडियो कॉल करवाओ यार। अच्छा, तो कैसे होगा ये? दिनकर को बोल दो, मैं ऊपर 8th फ्लोर पे हूँ, नोएडा 1 में, है ना? 8th फ्लोर, नोएडा 1। हाँ ठीक, भेज दो उसको। हाँ डन, अभी करते हैं, रुको। लिख लिया आपने? पहले समझ लेते हैं, मिसेल समझ लेते हैं, फिर अपन करेंगे आपसे। आइए जरा, मिसेल बनती कैसे है और हम कपड़े कैसे धोना सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अरे भाई इधर 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 इधर। हाँ, क्या कहना है इनका? कह रहे हैं सर हमें आपका एड्रेस पता चल गया। बेटा इधर देख लो, कैसे मिसेल फॉर्म होता है उसको समझते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे, 3D मॉडल से। क्या कह रहे हैं? सोप कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जैसे मैं एक लिखता हूं, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, C17H35 COONA, इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। साबुन में मौजूद होता है ये, सोप में सोडियम स्टीयरेट, ये सोप में होता है। किस में होता है? साबुन में। ठीक, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो आएगा C17H35 CO- Na+। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो सोप जो है सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। अब इस सॉल्ट में जो एनायनिक पार्ट है, ये वाला, ये जो एनायनिक पार्ट दिख रहा है आपको, सोप के एनायनिक पार्ट में, सोप क्या था? सोडियम स्टीयरेट। कैटायन अलग एनायन अलग हो गया। अब ये जो एनायनिक पार्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक्चुअल में यहां लिखा है सोप हैज 2 पार्ट्स, तो एक्चुअल में सोप का एनायनिक पार्ट में जो है 2 पार्ट होते हैं। इसमें 2 पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट है, ये और ये 2 पार्ट नहीं बोल रहे हैं वो, इसके अंदर 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और यहां है ये 17th कार्बन। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये 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 फिर से ये ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, और इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। देखिए जरा, ये जो CO- वाला पार्ट है इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसको जब तुम पानी में डालोगे, सोप को जब पानी में डालोगे तो पानी भी तो पोलर है, याद करो, पानी भी पोलर है भाई।
अगर मैं पानी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर पोलरिटी क्रिएट करूं तो ऐसे होगा, डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस एच पे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो ये है आपका हाइड्रोफोबिक टेल और ये है हाइड्रोफिलिक हेड। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो पानी से प्यार नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ये है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और हाइड्रोकार्बन वाटर हीटिंग होते हैं, पोलर नहीं होते ना, लाइक जो लाइक का केस है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हेड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोफिलिक हेड है। नेगेटिव चार्ज है तो प्यार करेगा पानी से, क्योंकि पानी भी पोलर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये कहानी है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हम मैकेनिज्म समझ रहे थे कि मिसाइल कैसे बनते हैं। तो उसको समझने के पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सोप क्या होता है। तो मैंने बताया सोप क्या होता है, क्या क्या पार्ट इसमें होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहां तक आप नोट करिए, फिर मैं इसको पानी में डालता हूं। ठीक है, फिर मैं इसको पानी में डालता हूं। ठीक, फटाफट से इसको नोट कर लो। अब हम इसको पानी में डालेंगे। क्या कार्बन कम ज्यादा हो गए क्या? एक मिनट को, C17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कार्बन है भाई। एक और बढ़ा देते हैं इधर, टोटल 18 है ना। अब ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ठीक है, डन। अब हम इसको डालेंगे पानी में। लिख लो तो बता देना, फिर मैं इसको पानी में डालूंगा और पानी में डाल के ये मिसाइल बनाएगा। ना जाने कैसा एहसास है। अभी मिसाइल बेटा बना नहीं, बनेगा बनेगा, डोंट वरी। अभी तो हमने सोप का एक मॉलिक्यूल समझा है। डन है, डन 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 डन। चलिए ध्यान से देखिएगा जरा। अब मैं डाल रहा हूं पानी में। यह है मेरे पास जल। ठीक है, थोड़ा पानी कम कर लेते हैं। हाँ, यह है मेरे पास पानी। ठीक है, बाल्टी है, बाल्टी में पानी है भाई, बाल्टी है और बाल्टी में पानी। और यह आ रहा है दौड़ता हुआ सोप का मॉलिक्यूल। देखो हमने इसमें सोप डाल दिया, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, खूब सारे सोप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। खूब सारे सोप के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ठीक, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल आए इसके पास। मुझे बता पानी में, देखिएगा जरा, देखिए ये है पानी। पानी क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव एंड है, और ये नेगेटिव एंड है। तो पानी का जो पॉजिटिव एंड है इसको खींचेगा, पानी का जो पॉजिटिव एंड है वो खींचेगा। आओ आइए आइए सर, आइए आइए सर, कहां जा रहे हैं सर? आइए आइए, अरे आइए तो। पानी का नेगेटिव एंड खींचेगा इसको। आइए भाई, सोप जा रहा है एकदम दौड़ते हुए। ठीक है, दौड़ते हुए सोप जा रहा है, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एंड है, खींचेगा।
लेकिन जब पानी इसको खींचेगा तो पानी बोलेगा ये हो गई हमसे गलती से मिस्टेक। पानी क्या कहेगा, हमने सबको बुला तो लिया लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे हैं। पानी क्या बोलेगा, हमने इनको खींच तो लिया लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? सेम चार्ज है इनके पास। नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सही बात है, रिपेल करते हैं। तो ये पानी बुला तो लेगा इसको अंदर लेकिन संभाल नहीं पाएगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे और रिपेल जब करेंगे तो एक ऐसी शेप एक्वायर कर लेंगे जिसमें रिपल्सन सबसे मिनिमम हो। तो पता है क्या होगा, अब ये होगा कि पानी ने इनको खींच तो लिया लेकिन संभाले नहीं संभल रहा है। ये पानी ने खींच तो लिया लेकिन ये सोप के मॉलिक्यूल इनसे संभल नहीं पा रहे। सोप के मॉलिक्यूल इनसे संभल नहीं पा रहे भाई। तो होगा क्या, पानी के अंदर ये एक ऐसी शेप बना लेंगे, पानी के अंदर ये एक ऐसी शेप बना लेंगे कि रिपल्सन मिनिमम रहे। और रिपल्सन मिनिमम वाली शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल। और ये स्फेरिकल शेप ऐसी बनेगी कि जो रिपल्सन कर रहे थे नेगेटिव चार्ज वो दूर दूर हो जाएं। भाई आए तो ये अंदर थे, आए तो ये पानी को देख के थे यार कि पानी हम तुमसे प्यार करते हैं, क्यों हमारे पास भी चार्ज है तुम्हारे पास भी चार्ज है। लेकिन इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा, बहुत प्यार बढ़ गया भाई, रिपल्सन होने लगेगा। इतना ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है ना, बहुत भयंकर प्यार हो गया, रिपल्सन बढ़ने लगेगा। तो ये क्या करेंगे, ये पलट जाएंगे और पलट के ऐसी शेप बना लेंगे जिसको बोलते हैं हम मिसेल। इसका नाम है मिसेल। ऐसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल करेंगे, मैंने बस एग्जांपल के लिए जस्ट ऐसे ही ले लिया। ऐसी बहुत सारी मिसेल्स पानी के अंदर मौजूद होंगी। नेगेटिव पार्ट स्फीयर के सरफेस पर आ जाएगा, मतलब ऐसी शेप बन जाएगी तुम्हें अगर तुम नेगेटिव चार्ज के अराउंड एक स्फीयर बनाओगे, वो तो मैंने समझाने के लिए स्फीयर बनाया, ऐसा नहीं कि स्फीयर बन जाता है, समझाने के लिए स्फीयर बना दिया कि स्फेरिकल शेप ऐसा बना लेंगे जिसमें नेगेटिव पार्ट क्या होंगे, दूर की तरफ होंगे और हाइड्रोफोबिक टेल सेंटर की तरफ इन्वर्ट रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन उसको जो मैंने आपको भेजा था। ये है भाई मिसेल, देख रहे हैं आप, देखिए स्फेरिकल शेप एक्वायर कर ली इसने। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सोप कर समझाऊं तुम्हें, देखिए कोई एक मॉलिक्यूल पकड़ो तुम, मान लो तुमने ये मॉलिक्यूल पकड़ लिया, ये वाला, तो ये सोप का मॉलिक्यूल है। देखो तो ये अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट जा रहा है और बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक। देखो आप, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक। अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक है और बाहर सरफेस की तरफ देखो ये स्फेरिकल शेप जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये देखें आप, ठीक है। तो ये होती है मिसेल, बना लीजिए इसको। तो हमने क्या समझा, सोप क्या होता है, हमने क्या समझा, मिसेल फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होती है। अब हम समझेंगे कपड़े कैसे धोने हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए भाई, लिख लीजिए भाई, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखें। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है,
कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। 3D मॉडल देख के ही ख्याल आ रहा है। जल्दी से लिख लो, क्या है, लिख लो कि नहीं? चल हैं आगे, चल हैं कि नहीं? पक्का नोट कर लिए? पक्का नोट कर लिया है? क्या बात है। चलें आगे। आइए जरा आप समझते हैं कपड़े कैसे धोने हैं। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है देखिए जरा। सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल इन ऑयल ड्रॉपलेट इन सच अ वे। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब जो गंदगी आपके कपड़े पर गिर गई, या तेल गिर गया, या दाल गिर गई, या पनीर गिर गया, या भिंडी की सब्जी गिर गई, ठीक है, या खुद गिर गए, कपड़े गंदे हो गए ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट इज प्रेजेंट इन द ड्रॉपलेट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट अवे फ्रॉम द ऑयल ड्रॉपलेट। सही बात है, मिसेल बन रही है ना। कैसे बन रही है आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। यह है आपका कपड़ा, कपड़े पर है, कपड़े पर है गंदगी, मैंने उसको ऑयल ड्रॉपलेट बोल दिया। और तुमने लगाया साबुन। याद करो, साबुन लगाते हो, याद आ रहा है कि नहीं? कपड़ों पे तुम लगाते हो साबुन। क्या लगाते हो बेटे? साबुन लगाते हो बेटे। देखो जरा, देखो देखो देखो, कपड़ों पे क्या लगाते हो? साबुन। और जरा याद करो वो दिन जब तुम साबुन लगाया करते थे, कपड़ों पे साबुन लगाया करते थे, तो थोड़ी देर तक तुम घिस रहे होते थे। याद करो वो दिन। कभी तुम ऐसे नहीं करते थे जैसे टाइड की तरह कि तुमने ऐसे कर दिया। आप क्या करते थे? क्यों करते थे? बचपन में नहीं पता था ये लॉजिकली। एक्चुअल में पता तुम क्या कर रहे होते थे? जब तुम साबुन लगा रहे होते थे तो तुम सोप के मॉलिक्यूल बढ़ा रहे होते थे, सोप के मॉलिक्यूल बढ़ा रहे होते थे ताकि मिसेल बने। ऐसे करने से मिसेल नहीं बनती। थोड़ी देर तक साबुन घिसते थे। क्यों घिसते थे? क्योंकि तुम अल्टीमेटली मिसेल के मॉलिक्यूल को 100 के ऊपर ले जाते थे। तुम्हें पता नहीं था लेकिन तुम करते थे ये। हाँ, मिसेल बढ़ती जा रही, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड नहीं बनता, मिसेल नहीं बनती। मिसेल कब बनती? जब बहुत देर तक तुम घिस रहे होते थे। तो यही कर रहे हो तुम। तो बहुत देर तक तुम घिस रहे होते थे कपड़ों के ऊपर साबुन को ताकि मिसेल बन जाए। तो तुम्हें नहीं पता था यहां, सच्ची बताओ, तुम्हें नहीं पता था तुम कर क्यों रहे हो ऐसा? क्योंकि बचपन में सिखाया गया था कि ऐसे ऐसे घिसना है। एक्चुअल में घिसते क्यों है? क्योंकि मिसेल बनाना होता है तुम्हें। तो अब क्या होता है, जैसे ही मिसेल बनती है तो कुछ ऐसा होता है, देखे जरा ध्यान से। मिसेल जब बनती है ना इसके अराउंड, तो इस तरीके से दिखती है। तो ऐसे एक स्फेरिकल शेप जैसा बन जाता है। मतलब ऑयल ड्रॉपलेट इसमें ट्रैप हो जाती है, ऑयल ड्रॉपलेट इसमें ट्रैप हो जाती है। मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ऑयल ड्रॉपलेट क्या होती है? इसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है इसमें। ऐसा होता है। तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो जाती है? फंस जाती है और इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब तुम क्या करते थे? याद करो, तुमने साबुन बहुत देर तक घिसा घिसा घिसा, मिसेल बन गई। अब क्या करते हो? पानी डालते हो, है ना। साबुन घिसते हो,
फिर पानी डालते हो। तो तुमने डाला पानी, क्या डाला तुमने? पानी। ये आया पानी, देखो आपने डाल दिया पानी, और पानी डालते ही ये पूरी की पूरी मिसेल बाहर हो जाती थी और कपड़ा हो जाता था एकदम साफ। देखो कपड़ा हो जाता था साफ, और पानी के साथ ये पानी में चले गए। कहां चले गए? पानी में। पानी ले गया इनको, और कपड़ा हो गया एकदम साफ। समझे? अब कौन सा वाला साबुन बहुत बढ़िया है तुम्हारे लिए, जिसकी मिसेल जल्दी बन जाए? कई साबुन ऐसे भी आते हैं, 1-2 रुपए वाले साबुन भी आते हैं, और कई 20-30 रुपए वाले भी आते हैं, कई 10 रुपए के आते हैं, लेकिन बड़े अच्छे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसकी मिसेल जल्दी बन रही है, किसकी मिसेल जल्दी बन रही है। तो वही साबुन आपके लिए बेहतर है जिसकी मिसेल जल्दी बन जाए। कई होते हैं ना, बहुत घिसते हैं, बहुत घिसते हैं, बहुत घिसते हैं, मिसेल ही नहीं बनती। मुर्गा छाप देखा है? बहुत घिसो उसको हाथ में, मिसेल ही नहीं बनती उसकी। तो वही साबुन आपके लिए अच्छा है जिसकी मिसेल बहुत बढ़िया बने जीवन में, क्योंकि मिसेल बनना मतलब ट्रैप हो जाना ऑयल ड्रॉपलेट का। पानी डालो अलग, कपड़ा एकदम साफ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ऐसे हम कपड़े धोते हैं, सीख लिया आपने? ऐसे हम कपड़े धोते हैं। डन। अब बुलाया तो है वीडियो कॉल के लिए, देखते हैं आते होंगे तो। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन था। आगे चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड की। और कौन से वाले कोलॉइड के बारे में बात कर रहे हैं? लायोफिलिक तो सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं, लायोफोबिक के बारे में बात कर रहे हैं। आइए जरा। केमिकल मेथड है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आपको ये सारी रिएक्शंस पता है ना? एक बार देख लेते हैं रिएक्शंस को, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जो आप ट्रू सॉल्यूशन में पढ़ते थे और इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। सर ये रिएक्शन जब सेम है तो अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो? आपने रिएक्शन ऑब्वियसली रिडॉक्स में भी पढ़ी होंगी और भी ब्लॉक केमिस्ट्री भी पढ़ते हुए रिएक्शंस, लेकिन हम दोबारा से क्यों कवर कर रहे हैं इसको? क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो चाहे कोलॉइड हो, केमिकल रिएक्शन सेम रहती हैं। अंतर रहता है तो किसमें? पार्टिकल साइज में। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है और कोलॉइड में 1 से 1000 होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, देखो डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन की, आपने ये रिएक्शन बचपन में भी देख रखे। डबल डीकंपोजिशन देखो, AS2O3 की रिएक्शन H2S के साथ हो रही है तो सल्फर हटाकर ऑक्सीजन लगा दो, डबल डीकंपोजिशन है। इसको हम सॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर DP सॉलिड होगा और DM लिक्विड होगा, है ना। जैसे SO2 और H2S के बीच की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोल रहे हैं। कैसे? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां सल्फर का 0 है, तो SO2 ने H2S को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसलिए ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। ठीक है, -2 से 0 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं हम इसको। इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गोल्ड +3 से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके गोल्ड 0 में कन्वर्ट हो गया यहां पर, तो +3 से 0 क्या बोलते हो? इसको रिडक्शन बोलते हो, है ना। हाइड्रोलिसिस क्यों बोलते हैं? पानी ऐड हो गया, देखो वाटर आया Cl निकल गया, वाटर आया Cl निकल गया, तो FeOH होल थ्राइस सॉल्व बोलते हैं इसको। ये क्या? हाइड्रोलिसिस। तो जो रिएक्शंस आप नॉर्मल चैप्टर्स में पढ़ते थे, कोलॉइड में भी वही सेम रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन तुम्हें पढ़नी है? जो एनसीईआरटी में दे रखी है ना। तो ये 4 रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, लिख लीजिए। मतलब केमिकल मेथड मींस केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आप कोलॉइड बना सकते हो। बस
पार्टिकल का साइज इतना रखना, इसके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा होने चाहिए कि वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आए, है ना। फटाफट से लिख लो, सिंपल केमिकल रिएक्शन है ये। लिख लो तो बता देना। ओए ओए ओ ओ ओ ओ। डन, लिख लिया यार। वीडियो कॉल के लिए आ तो नहीं रहे हैं कोई, बोला तो था मैंने अभी आपके सामने। अगला है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये ऐसे लायोफोबिक फोबिक कोलॉइड के लिए यूज किया जाता है तो महंगे होते हैं। अब महंगे बताओ, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, उनके लिए यूज करते हैं ये। क्या कहानी होती है ब्रैडिक्स आर्क मेथड? इसमें पता क्या होता है, इसमें आइस डाल देते हैं, इसको बोलते हैं आइस बाथ, ठीक है। इसका नाम है, एक कंटेनर में आइस दे देते हैं बहुत सारी, ठीक है। एक कंटेनर में बहुत बड़ी आइस, ठीक, बड़ा कंटेनर, उसमें आइस ही आइस डाल दी, और एक उसके अंदर प्लेस कर दिया छोटा कंटेनर, ठीक। इसमें डाल दिया डिस्पर्जन मीडियम, जिसकी भी तुम्हें सॉल्व बनानी है या कोलॉइड बनाना है, उसका कोई डीपी होगा कोई डीएम होगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, डिस्पर्जन मीडियम डाल दिया, सपोज पानी डाल दिया तुमने, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसकी हैं? जिस भी मेटल का तुम्हें, महंगे महंगे मेटल का तुम्हें कोलॉइड बनाना है, मान लो गोल्ड का बनाना है, तो ये रॉड किसकी है? गोल्ड की रॉड है। मान लो प्लेटिनम का बनाना है तो ये रॉड किसकी है? प्लेटिनम की रॉड है। मान लो सिल्वर का बनाना है तो ये रॉड किसकी है? सिल्वर की रॉड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड मतलब आपकी ये जो रॉड प्लेस्ड है, जिसका भी आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, वो हमने यहां पर लगा दी। और अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे दी, देखो अब इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी दे दी भाई, इधर से प्लस इधर से माइनस, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, भयंकर बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी दे दी। तो क्या होगा, यहां पर इसको ऐसे ऐसे प्लेस किया गया है, तो आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है, आपने देखो इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जब दे दोगे ना इन रॉड को, तो यहां पर ऐसी चिंगारी सी निकलती है, चिंगारियां ऐसे, तो इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसी चिंगारी जैसी निकलती है। उससे क्या होता है, ये मेटल की जो रॉड है ये टूटने लगती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है। और डिसइंटीग्रेट होकर क्या होगा, इतनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं कि ये वेपराइज हो जाती है। जी हां, और जब वेपराइज हो रही होती हैं तो आपने आइस बाथ दे रखा है, ये उड़ना चाहेंगी लेकिन फिर तुरंत सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। तो ये जो यहां पर मेटल टूटा, तो मेटल टूटकर ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि वेपराइज होता है, और फिर वो नीचे गिरता है, क्योंकि आपने यहां पर आइस बाथ दे रखी है। ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा भी है, बाकी मैंने समझा दिया आपको पूरा क्या होता है। फिर सुन लो, एक बड़ा कंटेनर जिसमें बहुत सारी आइस भरी होती है, उसके अंदर प्लेस कर देते हैं छोटा कंटेनर, दो रॉड लगा देते हैं मेटल की, जिसका भी आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, स्पार्क होता है, मेटल टूटती है, वेपराइज होने लगती है, आपने आइस बाथ दे रखा है, कंडेंसेशन होने लगता है, यही है। और जो इकट्ठी होती है यहां पर नीचे, इधर नीचे आपको जो पार्टिकल्स मिलेंगे उनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोलॉइड, है ना, ठीक है। चलिए जरा नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर यही चीज को हम थ्योरेटिकल तरीके से देख लें, मतलब लाइंस लिखी हुई हैं, समझा तो दिया मैंने आपको। डन 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 डन।
आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भैया ब्रेडिक्स आर्क मेथड किसके लिए यूज करते हैं, तो आप बोलोगे महंगे मेटल के लिए, जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। लिख लो, मतलब बना लो डायग्राम तो बता देना। काय चल हैं आगे, चल हैं। चलो भाई, चलिए देखिए जरा, जो मैंने बोला वही लिखा है क्या। इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन। देखो टूट के मेटल टूटेगा, डिस्पर्स होगा, वेपराइज हो रहा होगा, देन कंडेंसेशन हो जाएगा उसका। इन दिस मेथड एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन डीएम। डीएम मतलब पानी मिला दिया था तुमने, जो रॉड डली हुई थी। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइजेस द मेटल विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। ये वही वाली बात है जो मैंने बोली, रॉड में इलेक्ट्रिसिटी दे दी तुमने, चिंगारियां निकली, मेटल टूटने लगी, वेपराइज होने लगी, वापस सेटल डाउन हो जाएगी, आइस बात दे रखा है, और उनका साइज कोलॉइडल रेंज में होगा। ठीक है, उनका साइज कोलॉइडल रेंज में होगा। लिख लो तीनों लाइन। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट। लिख लो जल्दी से बेटे। चलें चमकेश, जल्दी बताइए बेटा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, मतलब डिस्पर्जन का मतलब टूटकर बिखर जाती हैं, वेपराइज होती हैं और वापस नीचे गिरती हैं। डन। डीएम का मतलब डिस्पर्जन मीडियम। मान लो तुम्हें पानी में गोल्ड सॉल्व बनानी है, प्लेटिनम की सॉल्व पानी में बनानी है, सिल्वर की सॉल्व पानी में बनानी है, तो डीएम तुम पानी ले लो। एल्कोहल में बनानी तो डीएम तुम एल्कोहल ले लो। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट मेथड है पेप्टाइजेशन। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट है पेप्टाइजेशन। क्या होता है पेप्टाइजेशन में, समझें जरा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट विद डीएम। आपने पेप्टाइजिंग एजेंट मिला दिया, डिस्पर्जन मीडियम मिला दिया, और आपने एक डीपी मिला दिया, मतलब कोई प्रिसिपिटेट बना लिया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन केआई के साथ कराई, सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी बना। अब उस पीपीटी को तुम्हें कोलॉइड में कन्वर्ट करना है, उस पीपीटी को कोलॉइड में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडिंग एजेंट वगैरह तुम मिला देते हो। सर ये पेप्टाइडिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलॉइड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, जैसे जस्ट लाइक जैसे तुम कैटलिस्ट यूज करा करते हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन कराने के लिए, है ना। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द पीपीटी एड्सॉर्ब वन ऑफ द आयन, सुनना ध्यान से, पीपीटी जो बना उसके ऊपर कोई आयन एड्सॉर्ब होगा, और यूजुअली कॉमन आयन होता है, नॉट 100% केस, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कॉमन आयन होता है। ऑन इट्स सरफेस दिस कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सर इस वाली चीज को हम एग्जाम्पल से समझें तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए जरा समझते हैं, फिर हम वापस आएंगे इस पे, आपको लिखने का समय दिया जाएगा। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, फिर आप लिखना, ताकि आपको क्लियर आ जाए समझ। मैं आपसे बोलता हूं, दो केस बना रहा हूं, केस 1, AgNO3
इज एडेड इन KI, ठीक है, या ऐसे बोल देता हूं AgNO3 इज मिक्स्ड विद एक्सेस KI, ठीक है। ये मेरा केस 1 हो गया। मैंने AgNO3 को एक्सेस KI में मिलाया। जो एक्सेस में मिलाया भारी मात्रा में, वो क्या मानू मैं, DM मान लू। भारी मात्रा में मिलाया मतलब DM मान लू, ठीक है। AgNO3 को मैंने मिक्स कर दिया KI में, बताओ क्या रिएक्शन होगी। AgNO3 प्लस KI, क्या रिएक्शन होने वाली है मालिक, बता पाएंगे? बहुत आसान है सर, बता देंगे बिल्कुल। कैसे? Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस I माइनस, क्रॉस में जोड़ दो। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, क्या बनेगा? AgI बनेगा प्लस KNO3 बनेगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्रॉस में जोड़ दो। Ag प्लस I माइनस से AgI, K प्लस NO3 माइनस से KNO3। और भारी मात्रा में कौन था? ये था, एक्सेस में था, ठीक है। अच्छा, AgI क्या होता है? ये PPT होता है, ठीक। कलर याद कर लेना, आगे काम आएगा। येलो PPT होता है ये, इनऑर्गेनिक में काम आता है। येलो PPT होता है ये, मतलब PPT होता है। तो AgI प्रेसिपिटेट है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, किसी कंटेनर में रिएक्शन करा रहे होगे, ठीक है। तो ये PPT है। अब इस PPT को तुम्हें कन्वर्ट करना है कोलॉइड में। इसी प्रोसेस का नाम है पेप्टाइजेशन। सिंपल सी बात है। कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान जो PPT बनता है उसको तुम कोलॉइड में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब AgI के PPT के इतने पार्टिकल तुमने एक साथ जोड़ दिए कि वो कोलॉइडल रेंज में आने लगा। जैसे मिसेल में होता था ना, बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे होकर एक एंटिटी बना लेंगे जो कि कोलॉइड कहलाएगी। वैसे ही बहुत सारे AgI के पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे और उनका साइज 1 से 1000 के बीच में आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि यस, अब ये एक यूनिक एंटिटी काम करने लगी कोलॉइड की तरह, जैसे मिसेल करता था, ठीक है। अब आपने बोला कि सर इस PPT को ना कोलॉइड में कन्वर्ट करो, कैसे करें? उसका तरीका होता है, पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या? ये जो PPT है ना, PPT किसका PPT है? AgI। तो इस PPT की कुछ सरफेस भी होगी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? ऐसे देखो, AgI की सरफेस पर, ऐसे बोलते हैं इसको, AgI की सरफेस पर यहां पर एक आयन एडजॉर्ब कराना है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस है, सरफेस है यानी कि जो भी आयन आएगा इसकी सरफेस पे टिक जाएगा, मानी कि एडजॉर्प्शन होगा। तो AgI को देखो और KI को देखो। क्यों? एक्सेस वाले को देखना है, ठीक है। AgI और KI, बताओ कॉमन आयन कौन सा है? AgI और KI, बताओ कॉमन आयन कौन सा है? बोलो, AgI और KI में कॉमन आयन कौन सा है? कौन मैच कर रहा है? ऑब्वियसली I माइनस। तो AgI की सरफेस पर कौन आ जाएगा? I माइनस आ जाएगा। तो इससे क्या बना? इससे एक स्पीसी बनी जिसका चार्ज तुम डिसाइड कर पा रहे हो। बताओ कैसा बोलूंगा? मैं बोलूंगा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। क्या बोलूंगा मैं? नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बन गया। तो AgI की सरफेस पर, AgI की सरफेस पर यह एडजॉर्प्शन होता है ना, AgI की सरफेस पर क्या आ गया? I माइनस आ गया। तो कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिवली चार्ज। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है? कोई PPT होता है, उस PPT पर कोई कॉमन आयन जो है वो आकर एडजॉर्ब हो जाता है। कॉमन आयन कहां से निकालते हो? एक्सेस वाले से, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ अलग एग्जांपल भी होते हैं, अलग वाले हम अलग से याद कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। समझ गया कहानी? तो अगर तुमसे कोई बोले कि AgNO3 इज मिक्स्ड विद एक्सेस KI, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड विल बी फॉर्म्ड। कैसे पता चला? ऐसे PPT बना, प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। I माइनस कॉमन आयन है, एडजॉर्ब हो गया। तो अब इसका चार्ज में क्या बोलूंगा? नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। यही काम आपको करके मुझे बताना है। पहले ये नोट कर लो, स्विच कर देना, KI इज मिक्स्ड विद एक्सेस AgNO3, तब बताओ कौन सा वाला बनेगा, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर KI को मिक्स करना है एक्सेस AgNO3 में।
ये लिख लिया। चलो अब आप ये लिख लो जो समझ गए थे ना, बैक स्लाइड वाला लिख रहे हो, ये पेप्टाइजेशन की दो लाइनें। बिल्कुल लिखें, बिल्कुल लिखें, ऐसी क्या बात है। अब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा क्या था। ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द पीपीटी एड्सॉर्ब वन ऑफ द आयन ऑन इट्स सरफेस, दिस कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फटाफट से ये चंद लाइनें लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। डन। चलिए अगली वाली स्लाइड ये रही। पेप्टाइजिंग एजेंट यूजुअली कुछ सॉल्ट वगैरह यूज करते हैं जो मेन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। ये वाला लिख लिया क्या? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ अगला वाला, सेकंड केस में लिख रहा हूं, केस 2, और इसको चेंज कर रहा हूं क्या, KI इज मिक्स्ड विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, अब देखें जरा, KI की रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बनेगा वही, डिपेंड कर रहा था कि तुम्हारा DM क्या है ना। ये अब की बार एक्सेस में है, अच्छा बनेगा तो वही, क्या PPT तो बनेगा AgI, ठीक है, प्लस KNO3, करा आपने वही है, प्लस माइनस खेला है, ठीक है। अब AgI क्या है, येलो PPT है, तो आप क्या करोगे, AgI की सरफेस पर बताओ किसका एडजॉर्प्शन करवा दो, बोलो। शिवांग वेरी नाइस, जुबरियाज बहुत बढ़िया, काफी लोगों का सही है। इसकी सरफेस पर Ag प्लस का एडजॉर्प्शन करवाओ, और ये क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, या पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, क्योंकि AgI PPT जो बना और एक्सेस वाला है उसमें से कॉमन आयन निकाल के एडजॉर्ब करवा दो, तो पॉजिटिवली चार्ज बना। आई होप सबको समझ आएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, एकदम सही लिख रहे हो, वाह वाह, बस नोट कर लो इसको। और ये दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट थे इसके। अब दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको भी लिख लेते हैं अपन। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। डन 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 डन। चलिए बहुत बढ़िया, आइए एक दो एग्जांपल एनसीईआरटी के और हैं, वो भी लिख लीजिए जरा। FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस हॉट वाटर, तो होता क्या है, FeCl3 को जब एक्सेस वाटर में डालते हैं तो एक्चुअली में
हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनता है Fe2O3.XH2O, और इसके ऊपर एड्सॉर्ब होता है Fe+3। ठीक है, इसके ऊपर एड्सॉर्ब होता है कौन? Fe+3 आयन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनता है, और इसके चार्ज के बारे में आइडेंटिफिकेशन निकाला गया। एक तरीका होता है, नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उससे चार्ज पता चल जाता है। तो इससे ये पता चला कि Fe+3 एड्सॉर्ब होगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जब FeCl3 में तुम मिलाते हो, NaOH मिलाते हो जब, तो ये बनाता तो यही है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, लेकिन इस पर आयन जो एड्सॉर्ब होता है वो OH-। अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चल जाता है ये, नेक्स्ट टर्म पे अपन पढ़ेंगे इसको कि कौन सा वाला आयन एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर पानी लिया तुमने तो Fe+3 एड्सॉर्ब होता है, और NaOH लिया तो OH- एड्सॉर्ब होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बनता है या नेगेटिवली चार्ज बनता है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व या कोलॉइड, है ना, और ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व या कोलॉइड। चलिए फटाफट से दो एग्जांपल और नोट करें। जी नदीम जी, कल हमारी क्लास है, आखिरी क्लास है कल, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, सवाल भी करेंगे। तुम्हें पता है सरफेस केमिस्ट्री में जो थ्योरी है वही सवाल है। लिख लो तो बता देना। डन है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये दो रिएक्शन थी। अब चलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, ये जो पेप्टाइजेशन जब होता है ना, तो तुम्हें पता चला कि पेप्टाइजेशन से कोई ना कोई एक चार्ज आता है, या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक, अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को तुम्हें पता है क्या एड्सॉर्ब होगा? I-, यही बताया था, यही बताया था, सही बात है। तो AgNO3 की रिएक्शन जब Ki के साथ हुई तो AgI बना और KNO3 बना। अब AgI के पीपीटी पर Ki का कॉमन आयन जो था I- वो एड्सॉर्ब हो गया। अब इसके बाद डबल लेयर बनती है। ठीक है, अब इसके बाद डबल लेयर बनती है, समझना जरा बात को। पहले मैं दोनों केसेस की रिएक्शन लिख देता हूं, फिर मैं डबल लेयर बनाऊंगा। केस 1, केस 2। केस 2 क्या था? Ki इज मिक्स्ड विद, अब की बार AgNO3 एक्सेस में है। ठीक है, क्या बनेगा आप सभी को पता है, AgI बनेगा प्लस KNO3 बनेगा, ये आप जानते हैं, और AgI का पीपीटी बनेगा, और AgI के पीपीटी पर कौन आ जाएगा? Ag+ आ जाएगा। सही है, यहां तक मामला क्लियर है, यहां तक मामला क्लियर है कि AgI ने, ये आप पीछे भी लिख चुके हैं, बस वही मैंने कॉपी पेस्ट किया,
जब एक्सेस में के आई होता है तो आई माइनस आता है, एक्सेस में AgNO3 होता है तो Ag प्लस आता है। इतना क्लियर है? ठीक है भाई। अब यहां मामला आता है कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसको कोई पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा इसको, और पॉजिटिव आयन जो अट्रैक्ट करेगा वो होगा K प्लस इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। यहां पर Ag प्लस को जो आयन अट्रैक्ट करेगा वो होगा I नेगेटिव। ठीक है, ये आयन ध्यान रखने पड़ेंगे कौन सा करता है ना। और K प्लस इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो एक लेयर और बन जाएगी। अब यहां पर इन दो लेयर की बात आती है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर, इसको सेकंड लेयर। यह है फर्स्ट लेयर, यह है सेकंड लेयर, यह है एडजॉर्प्शन लेयर, यह है अट्रैक्शन लेयर। यह है फिक्स्ड लेयर और यह है मूविंग लेयर। क्योंकि एडजॉर्प्शन तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, अट्रैक्शन तो कहीं से भी हो सकता है। भाई अगर मुझे किसी को अट्रैक्ट करना है या किसी को मुझे करना है तो वो यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, चाहे यहां से आए, अट्रैक्ट हो जाएगा। एडजॉर्प्शन तो मेरे एक पर्टिकुलर जगह पे होगा ना। तो ये फिक्स्ड लेयर होती है, ये मूविंग लेयर होती है। ठीक है, या डिफ्यूज लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज लेयर मतलब आसपास K प्लस घूमता रहता है। ठीक है, सेम वहां पर भी ऐसे ही होगा। और इन दो लेयर को देखोगे तो फर्स्ट लेयर की वजह से जो चार्ज होता है वो कोलॉइड का चार्ज कहलाता है। अगर कोई तुमसे पूछ ले बताओ ये वाला कौन सा कोलॉइड है, आपका आंसर होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट लेयर की वजह से चार्ज पता चलता है। बताओ ये कौन सा कोलॉइड है, आपका आंसर होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी कोलॉइड का चार्ज फर्स्ट लेयर की वजह से होता है। सेकंड लेयर तो सिर्फ अट्रैक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर रही होती है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे होते हैं ना, तभी तो कोलॉइड बनता है। वो आपस में न्यूट्रल रहे तो अच्छा रहता है। और इन दो ये जो लेयर हैं, इन दो लेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। और इन दो लेयर के कॉम्बिनेशन का नाम है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो यहां मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन इसकी, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेयर is called Helmholtz electrical double layer। ठीक, और द पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि दो अलग अलग चार्ज होते हैं फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अलग अलग चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा होगा। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लेयर इज कॉल्ड चीटा पोटेंशियल, है ना, जीटा पोटेंशियल नाम है इसका। ठीक है, कोई ऐसे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये दोनों लेयर से मिलकर क्या बनता है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच का कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, इन दोनों लेयर के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बस पता होनी चाहिए तुम्हें। और डबल लेयर कैसे फॉर्म होती है? जो भी कोलॉइड का चार्ज होता है आफ्टर एडजॉर्प्शन, वो उस पर्टिकुलर कोलॉइड का चार्ज हमेशा के लिए रहता है, बस उस चार्ज का अपोजिट आयन अट्रैक्ट हो जाता है, जैसे इस केस में K प्लस और इस केस में I माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये कहानी थी इसकी। मिसेल में कॉन्सेंट्रेशन अपन ने शायद लिखी नहीं है, लिख लेना, यहां मैं लिख देता हूं। कॉन्सेंट्रेशन जब मिसेल बनती है लगभग 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 मोल पर लीटर तक होनी चाहिए, तब मिसेल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और क्राफ्ट टेम्परेचर लगभग 310 के आसपास ऐसा होता है। क्राफ्ट टेम्परेचर 293 से 310 के आसपास, है ना।
कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखना, इतनी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में मिसाइल फॉर्मेशन तैयार हो जाती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर ही बनता है। अब जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपको टेबल याद हो जाए, ठीक है। ये वाला सवाल यहीं कर लेते हैं 2019 का, ठीक है। बाकी ये टेबल वाले सवाल हैं, जैसे फॉग क्या है ये सब बता रखा है तुम्हें, मिल्क चीज वगैरह, ठीक है। ये सॉल इमल्सन वगैरह सरफेस केमिस्ट्री के होमवर्क में ये, ठीक है। पहले अपन ये सवाल कर लेते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, विच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन लीड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। अब मुझे बताना जरा, मुझे बताना जरा ध्यान से, जो एक्सेस में होगा, जो एक्सेस में होगा वही चार्ज आएगा, क्योंकि एक्सेस वाला ही एब्जॉर्ब होता है, तुम्हें इतना तो पता है। आओ कैसे निकालेंगे, इसके मिलीमोल निकाल के बताओ। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 50, 50 इंटू 0.1 यानी कि 5 मिलीमोल, ठीक है। ये बताओ 50 इंटू 0.1 यानी कि 5 मिलीमोल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, गलत बात। 50 इंटू 1 50 मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम एमएल में है। ये बताओ 50 इंटू 0.5 25 मिलीमोल, तो ये एक्सेस में है। अगर ये सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है तो ये क्या देगा, पॉजिटिवली चार्ज देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 50 इंटू 1 50 मिलीमोल, ठीक, और 50 इंटू, यहां कुछ लिखा नहीं है, अभी देख लेते हैं यहां पे ना, इधर निकाल लेते हैं। 50 इंटू 2 100 मिलीमोल, ठीक, और 50 इंटू 1.5 कितना आएगा, 75 मिलीमोल, सही है ना। तो इसमें भी क्या है, ये एक्सेस में है, 100 बड़ा है 75 से, तो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये तो था ही नहीं, ये दोनों पॉजिटिवली, यानी कि सी आंसर होगा। बस इसको सही कर लेते हैं, यहां कुछ लिखा नहीं है। कितना ले लूं, 0.5 ले लेता हूं, 50 ml और 0.5 मिलीमोल ले लेते हैं, 0.5 मोलर, है ना। हाँ शायद यही होगा, नहीं 0.5 नहीं, ये ज्यादा होना चाहिए, 0.5 तो नहीं ले सकते हम। एक काम करते हैं, इसको 0.5 कर लेते हैं, इसको 1 कर देता हूं, 1 मोलर, और इसको कर देता हूं 0.5। तो अब ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 0.5, सही ना। 25 मिलीमोल, और 50 इंटू 1 होगा 50 मिलीमोल। अब देखो जरा कौन बड़ा है, देखो जरा KI बड़ा है, ठीक है। थोड़ा डेटा आगे पीछे था तो मैंने सही कर दिया। ये बड़ा है यानी कि ये क्या दे देगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो क्या था, डेटा आगे पीछे था थोड़ा, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या था। जो मिलीमोल ज्यादा रखता है वही चार्ज वाला बने, वही चार्ज वाला आयन आएगा। जैसे आपने बोला कि सर ये तो बराबर, अच्छा पहला वाला तो महागलत है, क्योंकि दोनों का डेटा बराबर है, 5 मिलीमोल 5 मिलीमोल कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। यहां में देखो 50 मिलीमोल और यहां पे देखो 25 मिलीमोल, तो एक्सेस में कौन होगा, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट अगर एक्सेस में होगा तो पता है इसकी सॉल क्या बनेगी, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में है तो ये बनेगी, इसमें KI एक्सेस में आ रहा है तो ये बनेगी, इसमें सिल्वर नाइट्रेट अगेन एक्सेस में आ रहा है, सही ना, हाँ 100, तो इसकी ये बनेगी। नेगेटिवली चार्ज चाहिए था तुम्हें, ठीक है। चलिए भाई, बाकी ये सब होमवर्क हैं, आप देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे इनको डिस्कस करेंगे, आप लोग बना लोगे वैसे तो, कर लेना इसको, है ना। मिल्क किस में आता है, इमल्सन, ठीक है।
पेंट किस में आता है, सॉल्व, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, कर लेना एक बार, है ना। 1 2 3 4 ये होमवर्क है आपका, ठीक। और जाते जाते आपको बोलना चाहते हैं हम थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर खत्म हुआ, कल हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और प्यूरिफिकेशंस पढ़ेंगे, सॉरी प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन भी प्रोटेक्शन भी, ठीक है। आज तो टीम से कोई आ नहीं पाया, अब नेक्स्ट टाइम पे वीडियो कॉल करेंगे आपसे, ठीक। तो जाते जाते आपके लिए सेकंड लास्ट टाइम फिर हम मुलाकात करेंगे 11th का जब रिवीजन करेंगे। जाते जाते 2 लाइनें हैं। हाँ भाई, हाँ भाई 2 लाइनें आ रही हैं आपके लिए, संभाल लेना। हाँ कल अपना लास्ट लेक्चर, जी हाँ कल हमारा लास्ट लेक्चर है ऑफिशियली। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री आपकी खत्म हो रही है, समय से खत्म हो रही है, ठीक है। अब आप इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा अच्छे से, और 11th में हम 11th के रिवीजन के लिए हम मुलाकात करेंगे जब रिवीजन आपका चालू होगा। चलिए जाते जाते जरा 2 लाइनें हैं आपके लिए। क्या कहती है लाइन? मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, बस यूं ही कुछ लोगों का गुरूर तोड़ना है, ठीक है। तो अब हम मुलाकात करेंगे कल। नमस्कार, मिलते हैं आखिरी लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, होमवर्क कर लेना।